हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका साइंस बाय सुमित सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुमित और आपके सामने एक बार फिर से मैं उपस्थित हो चुका हूं एनसीईआरटी स्पेशल साइंस सीरीज वाली क्लास के साथ। और इस क्लास में अभी हम लोग क्लास 8 के चैप्टर नंबर 8 के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है सेल कोशिका। और ये इसका दूसरा लेक्चर है, पार्ट 2। इसका मतलब है पहला पार्ट इस चैप्टर का ऑलरेडी डिलीवर किया जा चुका है, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में वो आपको मिल जाएंगे। और इससे पहले 7 और चैप्टर्स के लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप साइंस कॉन्सेप्ट को बेहतर करना चाहते हैं तो वो सारे के सारे लेक्चर्स समय निकाल करके जरूर देखिए। और आज का लेक्चर तो आपको देखना ही है। ये साइंस के लिए लेक्चर है और उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो साइंस पढ़ना चाहते हैं, जिनका सीटेट एग्जाम है या जिनका बीपीएससी एग्जाम है, जिनका डीटीपीएसबी एग्जाम है, जिनका रीट एग्जाम है, जिनका मान लो एमपी टेट एग्जाम है, यूपी टेट एग्जाम है, कोई भी यूपीएससी है, बीपीएससी है या फिर यूपीपीसीएस है, साइंस पढ़ने के लिए आपको ये सेशन देखना है और साइंस के कॉन्सेप्ट को बेहतर करने के लिए ये सेशन देखना है। ठीक है जी। अभी हम लोग इसमें बात क्या कर रहे हैं, कोशिका के बारे में बात कर रहे हैं। इसका पार्ट 2 है, पार्ट 1 ऑलरेडी डिलीवर किया जा चुका है। और सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को जानने के क्रम में आज उन चीजों के ऊपर हम चर्चा करेंगे जो पहले की क्लास में हमने जिसके ऊपर बात नहीं की है, वो रह गया था। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वो सभी लोग जिन्होंने नहीं किया है, और जिन्होंने कर लिया है चैनल सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच। और टेलीग्राम चैनल भी यही है, साइंस बाय सुमित सर। अगर आप जुड़ना चाहे तो इसमें भी जुड़ सकते हैं। बाकी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सेशन को लाइक शेयर भी जरूर करते रहिए। आइए आज की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस के ऊपर चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हमने सेल क्या होता है ये पढ़ा, इतिहास के बारे में पढ़ा कि सेल को किसने खोजा था, रॉबर्ट हुक का नाम क्यों महत्वपूर्ण है। फिर हम शेप, साइज, नंबर, पैटर्न, इन सब के ऊपर बात कर रहे थे। वो सारी चीजें हो गई है। आज के सेशन में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को और जानते हैं और उसके कार्य को जानते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक जीव के अनेक अंग होते हैं, किडनी, लीवर, ब्रेन, हाथ पैर, नाक, कान से लेकर के बहुत सारे अंग हम में, आप में है और भी जीवों में है। आप कक्षा 7 में पाचन अंगों के विषय में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं, आंत से लेकर के लीवर तक और अग्नाशय से लेकर के और भी अंगों तक पढ़ चुके हैं। ये सम्मिलित रूप से हमें खाना पचाने में हेल्प करते हैं, पाचन तंत्र बनाते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम जो है ना, जिस चीज को हम लोग अंग तंत्र कहते हैं, ये बहुत सारे ऑर्गन्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। जैसे पाचन तंत्र है तो पाचन तंत्र में आंत भी है, बड़ी आंत, छोटी आंत, लीवर भी है, माउथ कैविटी भी है, ग्रास नली भी है, सब है ना। और किसी सिस्टम में जितने अंग होते हैं ना, प्रत्येक अंग अलग अलग काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे पाचन के लिए अलग तरीके का अंगों का सिस्टम है, खाना पचाने के लिए, स्वांगीकरण एसिमलाइज करने के लिए एक अलग सिस्टम है, अवशोषण अब्जॉर्प्शन के लिए अलग सिस्टम है। इसी प्रकार विभिन्न पादप अंग भी विशिष्ट या विशेष प्रकार करते हैं। उदाहरण के लिए जड़ जल एवं खनिजों के अवशोषण में सहायता करता है, तो पत्तियों में फोटोसिंथेसिस होता है ना, भोजन बनाने का काम होता है। तो वेरिएशंस है, सबके अलग अलग काम है और नेचर ने सबका काम बांट दिया है। वैसे भी हम पिछली क्लास से बात कर रहे हैं कि ऑर्गन जिसे हम अंग कहते हैं, ये अगर अलग अलग प्रकार के काम करते हैं तो अंग जिस चीज से बने हैं उसे टिश्यू कहते हैं। तो प्रत्येक अंग पुनः छोटे भागों से बना है जिसे उत्तक कहते हैं, क्योंकि एक अंग बहुत सारे उत्तकों का कॉम्बिनेशन है और एक उत्तक बहुत सारी कोशिकाओं से बने होते हैं जो विशिष्ट प्रकार के कार्य करते हैं। तो अब ये बात जाकर के पहेली को समझ में आ गया है कि अंग उत्तक से बने होते हैं। हर एक अंग, किडनी, लीवर, हाथ पैर, आंत, सब कुछ बहुत सारे उत्तकों से बने हैं और उत्तक कोशिकाओं से बने हैं। इसीलिए तो इसे सजीव की संरचनात्मक इकाई कहते हैं, यानी स्ट्रक्चरल यूनिट, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल, जिससे हमारी संरचना की उत्पत्ति होती है, बनती है, वगैरह वगैरह। और ये बात हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। सेल कैसे उत्तक बनाता है, उत्तक से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम और फिर ऑर्गेनिज्म बनता है, चाहे मनुष्य हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, बंदर हो या फिर प्लांट ही क्यों ना हो। एक सेल के बनावट को, इसके पार्ट्स को समझना है तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली चीज, जब आप इस सेल को देख रहे हैं ना, ये देखो, ये मान लो हमारा सेल है, एनिमल सेल है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहला पार्ट जो इसमें हमें डिस्कस करना है वो है ये वाला पार्ट, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं कल के सेशन में यानी कि प्रीवियस सेशन में आपको कुछ कुछ बता चुका। इसको कहते हैं सीएम। सीएम मतलब सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं। ये एक चीज है, हर सेल में होता है। हाँ, ये अलग बात है कि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होता है जिसको हम सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं, लेकिन एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन ही है, सेल वॉल नहीं होता है। तो एक तो हो गया सेल मेम्ब्रेन। दूसरी चीज जो सेल के अंदर होती है वो है, ये देखो, इस सेल में एक फ्लूइड होता है, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव इसको कहते हैं, कोशिका के अंदर के द्रव, इसी में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, ये सब होते हैं जो आगे आप पढ़ोगे समय आने पर। तो दूसरा ये होगा। तीसरा जो सेल का सबसे केंद्रीय महत्व का स्ट्रक्चर है जिसको सेल का मैनेजर कहते हैं, इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक। ये तीन चीजें ऑब्वियस है सेल में देखा जाए अगर मैच्योर सेल की बात करें। पहला कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका द्रव्य और तीसरा केंद्रक। ये देख लो, ये है सेल मेम्ब्रेन, और ये पीला पीला जो इसमें आपको दिख रहा है ना, ये है साइटोप्लाज्म, इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। इसी में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सब होते हैं। और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये वाला, ये है केंद्रक। इसमें भी है और उसमें भी है, प्लांट में भी है, एनिमल में भी। एनिमल में बीच में है केंद्रक, ठीक है। तो तीन चीजें, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर ही होते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर ही साइटोप्लाज्म होंगे और केंद्रक होंगे। और कहते हैं कि कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। ये झिल्ली है जो एक सेल को दूसरे सेल से अलग करता है, और इसके अंदर सेल के अंदर की दुनिया और सेल मेम्ब्रेन के बाहर बाहर की दुनिया। इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ये पोरस होते हैं, सरंध्र होते हैं तथा विभिन्न पदार्थ के कोशिकाओं में आवागमन का नियमन करती है। मतलब कौन सी चीजें अंदर आएगी, कौन सी चीजें अंदर नहीं आएगी, अंदर से कौन सी चीजें बाहर जाएगी, कौन सी चीजें नहीं जाएगी, ये सिलेक्टिव तरीके से काम करती है मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो यही होता है सेल मेम्ब्रेन, अंदर आने वाले जाने वाले पदार्थों के मूवमेंट को नियंत्रित करना, एक सेल को आकृति प्रदान करने में इसका अपना रोल है। और हर सेल में होता है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, बट इसका अपना महत्व है। ये पोरस होता है, ये अलाउ करता है किसी चीज को अंदर जाने को, और कुछ किसी चीज को नहीं भी करते। सेमी परमीबल मेम्ब्रेन है ये, ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन। और बेसिकली ये दो चीजों का बना होता है, लिपिड प्लस प्रोटीन का बना होता है। लिपिड मतलब फैट, वसा, तो इसलिए लिपिड प्रोटीन वाला ये मेम्ब्रेन है, ऐसे हम कह सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं कि अगर ये एनिमल सेल है, ए सेल है, एसी, तब तो ये सेल मेम्ब्रेन ही सब कुछ है। लेकिन अगर ये प्लांट सेल है तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होगा जिसको सेल वॉल कहते हैं। ये लिखा हुआ है ना कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से इस मायने में भिन्न है क्योंकि इसमें कोशिका झिल्ली के बाहर एक कोशिका भित्ति भी होती है। देख लो, ये अगर सेल मेम्ब्रेन है, जहां पे मैं पेन चला रहा हूं, ये सेल मेम्ब्रेन, तो इसके ऊपर जो एक लेयर है उसको सेल वॉल कहते हैं। ये प्लांट में ही होता है, एनिमल में नहीं होता। ये पिछले भी क्लास में बताया था, और एक बार फिर से देख लो कि कोशिका भित्ति बाहरी लेयर है तो कोशिका झिल्ली अंदर वाला है। ये प्लांट में होता है, और किसी और जीव में भी होता है, तो वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि सेल मेम्ब्रेन किन किन जीवों में होता है, किन किन जीवों की कोशिका में होता है। एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया, फंगस, इसमें से किसमें सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल होता है और किसमें नहीं होता है। मेम्ब्रेन तो सब में होता है, सेल वॉल किसमें होता है ये कमेंट में लिखना है। कोशिका भित्ति किस किस जीव की कोशिका में होती है, प्लांट, एनिमल, फंगस, बैक्टीरिया, किस में होता है किस में नहीं होता है, कमेंट में लिखना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में मुझे लगता है इस बच्चे के दिमाग में जो क्वेश्चन है ना, इसका जवाब शायद हम लोग पिछले क्लास में थोड़ा सा इसके बारे में हमने बात की है, लेकिन अभी एक और प्रश्न इस बच्चे के दिमाग में है, और ये हमारे लिए रियल प्रश्न बन सकते हैं, रियल क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में।
क्या भाई, आपके दिमाग में नहीं आ रहा ये क्वेश्चन? मैं ये जानना चाहता हूं कि पौधों को कोशिका भित्ति की आवश्यकता क्यों? भैया सेल मेम्ब्रेन काफी नहीं था क्या? हमें तो सेल वॉल नहीं चाहिए, लेकिन प्लांट में नेचर ने ऐसा क्या देखा कि उसको नेचर ने कहा कि नहीं भैया तू एक और ले ले, तू सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल भी ले ले। कुछ जरूरत तो होगी ना, हर चीज किसी ना किसी कारण से होता है। नेचर ने अगर इसको कुछ दिया है तो किसी ना किसी कारण से। अब यही इस बच्चे के दिमाग में प्रश्न है, अगर नहीं होता सेल वॉल प्लांट सेल में तो क्या दिक्कत थी, क्यों मिला इसको सेल वॉल, अतिरिक्त परत क्यों? तो अब इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है। देखो, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार प्रदान करते हैं, और ये एनिमल प्लांट सब में होते हैं। झिल्ली की बात हो रही है, ठीक बात। पौधों में कोशिका झिल्ली के अलावे एक बाहरी मोटी परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ये प्लांट में होता है, सेल वॉल। अब सवाल यही था ना कि क्यों, यहां तक तो ठीक है, बट सवाल ये है वाई, ये नहीं होगा तो क्या होगा? तो इसका जवाब यह है कि कोशिका झिल्ली को आबद्ध करने वाली यह अतिरिक्त संरचना पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए जरूरी है। प्लांट को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। आप कहेंगे क्यों भाई, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन किस संदर्भ में? देखो, हम क्या है, एनिमल है, मूवेबल है। मान लो हम कहीं चल रहे हैं, ठीक है, और आंधी तूफान आ गया, बहुत कुछ बारिश वारिश हो गई, तो हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं ना। हम कहीं किसी दौड़ के भाग जाएंगे और शेल्टर में चले जाएंगे जिसपे हमें तापमान का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, आंधी तूफान का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे हवा के झोंकों से, हमारा हाथ उड़ के नहीं चला जाएगा, सर के बाल नहीं उड़ जाएंगे, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमें वो सिस्टम है। लेकिन क्या प्लांट हमारी तरह भाग के किसी बिल्डिंग में शरण ले लेगा आंधी तूफान के दौरान? नहीं है ऐसी व्यवस्था ना प्लांट में। पादप कोशिकाओं में ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली हवा, वायुमंडलीय नमी इत्यादि परिवर्तनों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये अपने आप को हमारी तरफ प्रोटेक्ट नहीं कर ले। जैसे हमें दिखता है ना कि खतरा है तो हम अपने आप को बचा लेते हैं, हम कई ऐसी जगह चले जाते हैं जहां हवा का प्रभाव हम पे उतना ना पड़े या बहुत ज्यादा टेम्परेचर का प्रभाव ना पड़े। लेकिन प्लांट तो ऐसा नहीं कर सकता है। तो नेचर ने कहा कि भैया तुमको अगर मैं दौड़ने की, इस तरीके से इंसान की तरह चलने की आजादी मैंने नहीं दी है, तो तुम्हें एक एक्स्ट्रा सुरक्षा परत देंगे। तुम्हारी कोशिकाओं को या आंधी तूफान में या नमी में परिवर्तन से, ताप में परिवर्तन से कुछ नहीं होगा, तुम्हें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है तो ले लो भाई। तो इसीलिए सेल वॉल प्लांट को मिला, प्लांट सेल को मिला, है ना। तो अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता है, इसीलिए सेल वॉल नेचर ने दे दिया। वह इन परिवर्तनों से प्रभावित है क्योंकि वो हमारी तरह दौड़ भाग नहीं सकते, चल नहीं सकते। समझ में आया कि क्यों सेल को सेल वॉल दिया है नेचर ने? उनको सुरक्षा की जरूरत है, हमसे ज्यादा जरूरत है। कुछ चीजें उनको मिली है, कुछ हमें मिला, ठीक है ना। ओके, एक एक्टिविटी में कुछ बातें दिखाई गई है, उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए क्या है। स्वच्छ दांत खोदनी, टूथपिक, एक लकड़ी जैसा कुछ होता है ना, ये मैं बोलूंगा ये एक्टिविटी ना ही करो आप, क्योंकि इसमें इंजरी लगने का खतरा है, ठीक है। बच्चों को भी यही बोला जाएगा, खैर किया भी जा सकता है, एक्सपर्ट देख रेख में। देखो, कोई एक लकड़ी का कुछ ऐसा नुकीला चीज ले लीजिए, या माचिस की तिली ले लीजिए, और इसकी सहायता से ये गाल जो है ना, गाल के अंदर, ये चित्र देख सकते हो, इसको खोदो और वहां से कुछ निकालिए, आपके बॉडी का कोई हिस्सा निकालिए, मतलब गाल का कोई एक खुरचन सा निकालो, और इसे कांच की स्लाइड पर रख के पानी में रख दो। ऑब्वियसली गाल से निकला है तो ये सेल ही होगा, है ना। इसमें आयोडीन विलियन की एक बूंद डालकर इस पर कवर स्लिप रखिए। आयोडीन विलियन थोड़ा सा मिलाना है इस सेल में, और आयोडीन के स्थान पर आप मिथाइल ब्लू नाम के केमिकल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक दो बूंद डाल सकते हैं। तो ये प्रश्न है, इस एक्टिविटी में जो गाल की कोशिकाओं को खुरच करके ऐसे रखते हैं तो उस पर कौन सा केमिकल मिलाते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन या फिर मिथाइल ब्लू? तो एक प्रश्न यहां से ही हो जाएगा। लेकिन ये कर क्यों रहे हैं, थोड़ा सा देखते हैं। अब ऐसा करने के बाद ना माइक्रोस्कोप के नीचे इसको देखो, माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करो, आपको खुरची हुई परित में बहुत सारी आपकी ही गाल की कोशिकाएं दिखाई देंगी, और ये आपकी कोशिका है, हमारी कोशिका है, एनिमल सेल है,
आप कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को पहचान सकते हैं। आपको सेल वॉल तो नहीं मिलेगा, इतना तो पक्का है ना। आप ये सब देखोगे ना, केंद्रक भी दिखेगा माइक्रोस्कोप से, देखो कोशिका झिल्ली दिख रही है, केंद्रक की झिल्ली भी दिख रही है, साइटोप्लाज्म जो भी है, लेकिन सेल वॉल नहीं मिलेगा। गाल की कोशिकाएं, गाल मतलब कपोल कोशिकाएं, ठीक सेल्स, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। ठीक है, इस एक्टिविटी में ये बताया गया है। चलो, सेल वॉल प्लांट में होता है और किस किस में होता है ये पिछले क्लास में मैं बता चुका हूँ, एनिमल में तो नहीं होता है। ठीक है, अब दूसरे स्ट्रक्चर की बात कर ले। देखो भैया, ये वाला पहला स्ट्रक्चर था डर। अब ये बात कर लेते हैं, ये वाला जो बीच वाला है, जो एक फ्लूइड है, फ्लूइड मतलब द्रव है, इसी को तो साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये एक जेली जैसा पदार्थ है जो यहाँ पे ये सब जो दिख रहा है ना, जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाता है, मतलब ये केंद्रक है तो यहाँ जो ये पाया जाता है ना, इसको हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। और कोशिका द्रव्य के जो भाग है ना, उसको कोशिकांग कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। आपने सुना ना, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स, यही सब तो सेल ऑर्गेनेल्स है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स, इनके विषय में आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे तो ठीक है, थोड़ा बहुत तो आप जानते हैं। तो ये जो सेल के अंदर गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया आप सबने पढ़ा, तो ये सब कहाँ होता है? ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। साइटोप्लाज्म में ही तैरने वाली संरचना है और इसी को कोशिकांग कहते हैं। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इन सबको। तो साइटोप्लाज्म ही हो गया। अब न्यूक्लियस की बात करें, केंद्रक जिसे हम कहते हैं, भाई साहब एक बात तो आप ऐसे समझ लो कि पूरा सेल जितना बड़ा होगा ना, उसका लगभग 10%, लगभग मैं बोल रहा हूं, केंद्रक होता है। पूरे सेल के इंटायर शेप का लगभग 10% केंद्रक होता है। ये सामान्यतः गोलाकार होता है तथा कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है, खास करके एनिमल के बारे में अगर बात करें तो। इसे सरलता पूर्वक अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से देखा जा सकता है। और इस केंद्रक के अंदर, जैसे ये न्यूक्लियस है ना, इसके अंदर भी एक द्रव होता है, इसको केंद्रक द्रव कहते हैं। ये याद रख लो, न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये केंद्रक एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। केंद्रक भी झिल्ली से घिरा होता है, इसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं, केंद्रक आवरण भी आप इसे कह सकते हैं। और यह झिल्ली भी पोरस होती है, सरंध्र होती है, तथा साइटोप्लाज्म से कौन सी चीजें अंदर जाएगी, कौन सी नहीं जाएगी, या इधर से क्या बाहर आएगा, उसको नियंत्रित करता है। ये ठीक वैसे है जैसे हमने देखा था ना कि सेल मेम्ब्रेन बाहर से सेल के अंदर क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, उस तरीके से नियंत्रित करता है। तो सेल मेम्ब्रेन के बाद अगर हम सेल मेम्ब्रेन के अलावे कोशिका मेम्ब्रेन की बात करें, मतलब केंद्रक मेम्ब्रेन की बात करें, तो यहाँ पे जो झिल्ली है, ये साइटोप्लाज्म से अंदर क्या जाएगा नहीं जाएगा, उसके आवागमन को नियमित करता है, नियंत्रित करता है। So this membrane is also porous and allow the movement of materials between the cytoplasm and inside the nucleus. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सेल मेम्ब्रेन बाहर और सेल के अंदर के मूवमेंट को नियंत्रित करता है। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर की चीजों को, आने जाने वाली चीजों को नियंत्रित करता है। ठीक बात है। और कहते हैं कि न्यूक्लियस के बारे में देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक बात है। इस न्यूक्लियस के अंदर ना एक धागों की उलझी हुई संरचना जैसी एक संरचना होती है, इसको क्रोमैटिन कहते हैं। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, क्रोमैटिन जाल। हिंदी में भी क्रोमैटिन, इंग्लिश में भी क्रोमैटिन। अच्छा, ये क्रोमैटिन जाल दो चीजों से बना होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से बोल रहा हूं, सब सुनो फिर से। सेल के न्यूक्लियस में एक धागों की उलझी हुई संरचना जैसी एक संरचना होती है, जिसको क्रोमैटिन जाल कहते हैं। और ये क्रोमैटिन जाल डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। और कहानी ये है कि जब सेल डिवाइड करता है ना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सेल बनता है, तो ये जो क्रोमैटिन जाल है ना, जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना है, यही क्रोमैटिन जाल सेल डिवीजन के दौरान ऐसे छोटे छोटे रॉड लाइक पीसेस में टूट जाते हैं, और इन्हीं को क्रोमोसोम्स कहते हैं।
आपने नाम सुना होगा। गुणसूत्र यानी जिस क्रोमोसोम के बारे में हमने सुना है, जानते हैं, वो क्रोमेटिन से बनता है, और क्रोमेटिन डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बनता है। तो ये कहां है? ये क्रोमेटिन न्यूक्लियस के अंदर है। तो यही बात यहां पे लिखी हुई है कि उच्च आवर्धन क्षमता वाले माइक्रोस्कोप द्वारा देखने पर हमें केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है, जिसे केंद्रिका अथवा न्यूक्लियोलस कहते हैं। चलो, जो अभी मैंने बोला वो ये बात नहीं है, मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूं। देखो, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक और संरचना होती है, इसको कहते हैं केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। इसकी बात अभी लिखी गई है, केंद्रिका। ये राइबोसोम बायोजेनेसिस से इसका संबंध है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, एक कंडेंस स्ट्रक्चर, ये वाला। सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर भी एक संरचना होती है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसकी बात अभी मैंने नहीं की थी, लेकिन चलो मैंने बता दी, क्योंकि इसके फंक्शन को अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। बट न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस में होता है, ये याद रख लो। इसके अतिरिक्त जो मैंने बोला वो यहां पे लिखा है। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं भी होती है, जिन्हें इन्होंने सीधा क्रोमोसोम लिख दिया, लेकिन इनको क्रोमेटिन कहते हैं, और यही आगे क्रोमोसोम्स के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये देख रहे हो, धागे जैसी संरचना दिख रही है, यही आगे जब ऐसे टूटता है ना, ऐसे, तो यही क्रोमोसोम बन जाता है। यानी न्यूक्लियस में ही क्रोमोसोम होते हैं, ऐसे कह सकते हैं। और ये किससे बना है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। और इन्हीं क्रोमोसोम्स पे, कहते हैं इन्हीं क्रोमोसोम्स पे बेसिकली जीन्स होते हैं, जिसमें वंशानुगत सूचनाएं होती है। ये बात यहां लिखी है, ये जो क्रोमोसोम है ना, जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं, ये जीन्स को होल्ड करते हैं, और जीन में तमाम तरह की आनुवांशिक सूचनाएं मौजूद होती है। और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब क्रोमोसोम्स जाते हैं ना, तो उसके साथ जीन्स भी ट्रांसफर हो जाते हैं। मतलब ऐसे समझो सीधा सीधा, अगर संतान बना, मैं जो बोलो बेसिक बात बता रहा हूं, संतान यानी ऑफस्प्रिंग्स, तो ये एक सेल से बना होगा, माता पिता के कॉम्बिनेशन से बना। और इस सेल में क्रोमोसोम्स कितने होंगे? गुणसूत्र। इंसान के हर सेल में क्रोमोसोम्स होते हैं 23 पेयर्स, यानी 46 आमतौर पर, बशर्ते कि कुछ इधर उधर ना हो जाए। तो इसमें जो 46 क्रोमोसोम्स है या 23 पेयर क्रोमोसोम्स है, ये माता पिता से ही तो आया होगा, मदर और फादर से ही तो, आधा मदर से आधा फादर से आया होगा। तो माता पिता से संतान बनने के क्रम में जब गुणसूत्र जाते हैं, तो इन गुणसूत्रों के साथ जीन्स भी तो जाएंगे, और जीन्स में तमाम तरह की सूचनाएं होती है, और इन जीन्स के आधार पर माता पिता के लक्षण संतान में आते हैं, कुछ दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते। इसीलिए गुणसूत्र को वंश गति का वाहक कहते हैं, व्हीकल ऑफ हेरिडिटी कहते हैं, गाड़ी। और जीन्स को वंश गति की इकाई कहते हैं। काम मेन जीन की वजह से होता है, लेकिन जीन अपने आप नहीं जाता है, बल्कि जीन क्रोमोसोम्स के ऊपर ही होता है। जैसे ये देखो, ये न्यूक्लियस है, अगर इसमें ये क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम तो डीएनए से बनता है, और उसी का सेगमेंट जीन है। ठीक है, सिंपली मैं क्या बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, एक बार फिर से समझो, क्या समझो। ये है भैया क्रोमोसोम्स, जो डीएनए का बना होगा, ठीक है ना। और इन्हीं क्रोमोसोम्स पे समझ लो जीन्स है, जिसमें वंशानुगत सूचनाएं होती है। तो माता पिता से डायरेक्ट जीन्स नहीं जाते हैं संतान में। आधा क्रोमोसोम मदर, आधा क्रोमोसोम फादर का अगर संतान बनने के क्रम में आया, तो उसके साथ जीन्स आ गए, और जीन्स आने का मतलब है सूचनाओं का भंडार आया, और उस हिसाब से माता पिता के लक्षण संतान में आएंगे, कभी दिखते हैं, कभी नहीं दिखते हैं। जैसे माता पिता जैसे संतान का लंबा होना, बाल घने होना, काला होना, आंखों का रंग माता पिता से मैच करना, बहुत सारे लक्षण मैच करते हैं ना, वो जीन के कारण होता है। लेकिन जीन्स को ले जाने वाली गाड़ी कौन है? क्रोमोसोम्स। इसीलिए अगर वंश गति का व्हीकल पूछे, गाड़ी पूछे, तो क्रोमोसोम। और यूनिट पूछे क्यों ऐसा होता है, वंश गति के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसकी वजह से जाते हैं, या केस किसकी वजह से आते हैं, तो यूनिट तो जीन है, लेकिन जीन को ले जाने वाली गाड़ी क्रोमोसोम है। ये बात अलग से याद रखिएगा, ठीक है ना।
वंशानुगत अथवा आनुवांशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रक कोशिका के क्रियाकलापों का नियंत्रण करता है ना। तो ये बात भी सही है कि ठीक है, केंद्रक में ही क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट है। ये क्रोमोसोम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, वंशानुगत लक्षणों का ट्रांसमिशन होता है जीन की वजह से, लेकिन और भी क्रियाकलापों को केंद्रक मैनेज करता है। कुछ लोग तो केंद्रक को सेल का ब्रेन कहते हैं, सेल का मैनेजर कहते हैं। ठीक है जी, तो ये याद रखिएगा। तो दैट इज द केस। इसके बाद एक और बात है कि एक सेल में हमने अभी देखा कि एक फ्लूइड है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। ये अतिरिक्त पॉइंट है, याद रख लीजिए। और दूसरा फ्लूइड है जो न्यूक्लियस के अंदर है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। दो तरीके का द्रव है, केंद्रक द्रव। अगर इन्हीं दोनों को कंबाइंड रूप दे दिया जाए तो इसको बायोलॉजी वाले प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये बस याद रख लो अलग से। तो जीव द्रव जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, न्यूक्लियस वाले लिक्विड का भी और न्यूक्लियस से बाहर का भी। यानी सजीव कोशिका के समग्र संघटक को जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों ही आते हैं, और जीव द्रव भी कोशिका का जीवित पदार्थ है, लिविंग सब्सटेंस है, यही लाइफ है। सो प्रोटोप्लाज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। बाकी जीन्स की बात अभी हमने की है, अलग से भी लिखा हुआ है। जीन्स क्या है? क्रोमोसोम्स जो डीएनए से बनता है उसी का एक सेगमेंट जीन है, इसी में वंशानुगत सूचनाएं होती है। जीन सजीव में आनुवांशिकता की इकाई है, ये शब्द बोला था, ये मैंने बोला था। जीन्स इज द यूनिट शब्द ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीन की वजह से ही माता पिता के लक्षण संतान में उत्पन्न होते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जीन सीधे नहीं जाता है माता पिता से संतान में, क्रोमोसोम्स के साथ जाता है, तो गाड़ी क्रोमोसोम्स है। ये बात यहां पे लिखी है कि जीन सजीव में आनुवांशिकता की या आनुवांशिकी की इकाई है। ये जनक यानी पेरेंट से संतान को आनुवांशिक लक्षणों के स्थानांतरण का नियंत्रण करता है। इसका अर्थ है कि आपके माता पिता के कुछ लक्षण उनसे आपको प्राप्त हुए हैं। आप लंबे हैं, छोटे हाइट के हैं, गोरे हैं, आपके स्किन का रंग डार्क है, बाल घुंघराले हैं, आंखों का कलर अलग है, सब कुछ जो आपके माता पिता से लक्षण मैच करते हैं वो जीन के कारण। यदि आपके पिताजी की आंखें भूरी है तो संभव है कि आपकी आंखें भी भूरी हो, संभव है नहीं भी हो, उसका अपना साइंस है, लेकिन हो भी सकता है। यदि आपके माताजी के घुंघराले बाल है तो हो सकता है आपके भी घुंघराले, परंतु जनक यानी पेरेंट प्राप्त विभिन्न जीन के संयुक्त होने के परिणाम स्वरूप लक्षण भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। तो इसका पूरा साइंस है। जरूरी नहीं है कि जो लक्षण आपके अपने माता पिता में है वही आपको मिले, कुछ उससे अगली पीढ़ी के लक्षण भी आप में आ सकते हैं। तो वो सब पूरा एक साइंस है। ठीक है जी, तो दिस इज द केस। हेली जानना चाहती है कि क्या पौधे, जंतु और जीवाणु की कोशिका में भी केंद्रक संरचना एक समान है? ये अच्छा सवाल है कि क्या प्लांट में भी न्यूक्लियस होता है, एनिमल में भी होता है, और जीवाणु में भी होता है, बैक्टीरिया में भी होता है, एक ही समान होते हैं? देखो, एक चीज तो मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियस प्लांट में होता है, और बैक्टीरिया के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, जीवाणु के अंदर, वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। क्योंकि ट्रू न्यूक्लियस एक वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, जो हम में आप में होता है, लेकिन बैक्टीरिया में वैसे नहीं होता है। और ऐसा जीव जिसमें न्यूक्लियस ट्रूली मौजूद नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है, वो थोड़ा सा प्री मेच्योर टाइप का सेल होता है, जैसे कि बैक्टीरिया, उसको प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। ध्यान रखिए कि जीवाणु, जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं, में कोशिका का केंद्रक बहुकोशिकीय जीवों के केंद्रक के समान सुसंगठित नहीं होती है। याद रखो, ये क्या लिखा हुआ है? The nucleus of the bacterial cell is not well organized like cells of the multicellular organism. मतलब बैक्टीरिया में जो न्यूक्लियस जैसी चीज होती है ना, वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं है। ऐसी कोशिकाएं जिनमें न्यूक्लियर मटेरियल, जो डीएनए वगैरह जो भी है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिना ही हो, उनको हम
प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है। बैक्टीरिया को हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, और ऐसे जीव को प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया को प्रोकैरियोट्स कहते हैं। तो दो एग्जाम्पल है, एक तो बैक्टीरिया और दूसरा साइनोबैक्टीरिया। ये दोनों ही याद रखना है, इसके अलावा तीसरा याद ही नहीं रखना। देखो, जीवाणु और नीले हरे शैवाल, इसको हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी को, बीजीई को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। तो एक बैक्टीरिया और दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया इस प्रोकैरियोटिक जीव के उदाहरण है। और बाकी मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, शेर, चीता, टाइगर, जितने भी कॉम्प्लिकेटेड प्राणी है ना, उनके अंदर वेल डेवलप्ड मैच्योर न्यूक्लियस होते हैं, साइज भी बड़ा होता है ऐसे सेल का। इसको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं और ऐसे जीव को यूकैरियोट्स कहते हैं। प्रॉपर न्यूक्लियस का होना, यानी हम कह सकते हैं कि मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, शेर, चीता, टाइगर यूकैरियोटिक जीव है, तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक जीव है। प्रोकैरियोटिक जीव में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो यूकैरियोटिक जीव में ही ट्रू न्यूक्लियस होता है, तो याद रख लो। बाकी एनिमल सेल और प्लांट सेल का एक डिफरेंस ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, ये बहुत बार पढ़ चुके, तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और यहां सेल वॉल होता है, क्यों होता है ये भी हम जान चुके हैं। दूसरा अंतर है कि एनिमल सेल जो है ना, आप देखेंगे इसमें एक संरचना होती है। आप ऐसे समझ लो, जैसे एक तो शेप का आप पैटर्न देख सकते हो, ये थोड़ा गोल टाइप का है और इसका आकार थोड़ा अलग टाइप का है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि प्लांट सेल में एक सेल वॉल नाम की संरचना होती है और एक संरचना होती है जिसको हम कहते हैं प्लास्टिड्स, लवक। ये एनिमल सेल में नहीं होता है, प्लांट सेल में होता है, और यहां हम क्या बोलेंगे, नो प्लास्टिड, चैम्बर के रूप। और इसी प्लास्टिड में एक प्लास्टिड है क्लोरोप्लास्ट, याद है आपको, हरित लवक, जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये लवक ही है, प्लास्टिड ही है, एनिमल में नहीं होता है, प्लांट में होता है। मतलब एक अंतर एनिमल में प्लांट सेल में हो गया कि सेल वॉल प्लांट सेल में होता है, एनिमल में नहीं होता। दूसरा, प्लास्टिड प्लांट सेल में होता है, एनिमल में नहीं होता है, खास करके वो क्लोरोप्लास्ट तो सबको पता है, और भी प्लास्टिड होते हैं। और एक तीसरा अंतर जो है वो है वैक्यूल्स, रिक्तिका जिसको हम कहते हैं, रिक्तिकाएं। देखो, प्लांट सेल में ये काफी बड़ा एक पार्ट यह आपको दिख रहा है ना, ये वैक्यूल है, काफी बड़ा है। इसमें पानी, मिनरल्स, बहुत कुछ होते हैं इसके अंदर। लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल इतने छोटे हैं, माइनर होते हैं, माइनर वैक्यूल। तो ये भी एक अंतर है। रिक्तिकाएं जैसी संरचना जिसमें जो प्लांट सेल में डोमिनेंट है, काफी बड़ा है, जिसमें पानी, मिनरल, बहुत कुछ होते हैं, या पोषक पदार्थ भी होते हैं, स्टोरेज हाउस कहलाते हैं प्लांट सेल में, ये एनिमल सेल में माइनर होते हैं। तो कुछ अंतर है जो एनिमल सेल को प्लांट सेल से अलग कर देता है। जैसे प्याज मतलब प्लांट ही है ना, प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं का ऑब्जर्वेशन करते समय आपने कोशिका द्रव्य के बीचों बीच खाली अथवा दिखने वाली संरचना पे ध्यान दिया होगा। अगर आपने ये किया है तो इन्हें रिक्तिका कहते हैं, वैक्यूल कहते हैं। आप ये मान लो, ये देख रहे हो, ये यहाँ कितना लंबा सा दिख रहा है, यही है वैक्यूल। यह मात्र एक और बड़ी हो सकती है, मतलब ये प्लांट सेल में सिंगल ही होती है ये वैक्यूल, और लार्ज वैक्यूल होती है, काफी बड़ी होती है, जैसे कि प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं में दिखाई देती है। लेकिन एनिमल सेल जो गाल की कोशिकाएं हैं, उसमें अगर आप ये देखोगे तो ये छोटी छोटी दिखेगी, बहुत सारी लेकिन छोटी छोटी। तो हम कह सकते हैं कि बड़ी रिक्तिकाएं यानी लार्जर वैक्यूल आमतौर पर पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है, और जंतुओं में ये बहुत छोटी होती है। याद रख लोगे, एक अंतर यहाँ पे बता दिया, वैक्यूल एनिमल सेल में माइनर, प्लांट सेल में काफी बड़ा और सिंगल ही होता है। नंबर वन। दूसरा पॉइंट एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। ट्राडेंस्किया ट्राडेस्केंसिया पत्ती की एक प्लांट है, कोशिकाओं में आपको अनेक छोटी रंगीन संरचनाएं दिखाई देंगी। ये पत्ती की कोशिकाओं को कोशिका द्रव में पत्ती की वे पत्ती की कोशिकाओं के
साइटोप्लाज्म में छितरी होती, बिखरी होती, इन्हें प्लास्टिड कहते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ये विभिन्न रंगों के हो सकते हैं। इसमें से एक जो क्लोरोफिल वाला प्लास्टिड है ना, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, हरित लवक कहते हैं। और यहीं पे फोटोसिंथेसिस होता है, यानी हम कह सकते हैं कि प्लास्टिड जो है ना, ये प्लांट में ही आपको मिलेगा, लवक, एनिमल में नहीं मिलेगा। और खास करके एक क्लोरोप्लास्ट बहुत प्रसिद्ध है, ये एक प्लास्टिड है, इसी में क्लोरोफिल होता है और फोटोसिंथेसिस यही होता है, पत्तियों में होता है। तो पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होता है और उसी में क्लोरोफिल होता है और वहीं पे फोटोसिंथेसिस होता है। तो प्लास्टिड की भूमिका क्लोरोप्लास्ट के साथ लिंक कर दीजिए। हम में होता है, एनिमल सेल में होता है प्लास्टिड? नहीं होता है जी, प्लांट सेल में होता है। ये हो गया। तीन चार अंतर तो आपने देख ही लिया। क्या अंतर याद करो, क्या क्या अंतर? देखो, इसी को मैं समराइज कर दूं। सेल मेम्ब्रेन प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है। सेल वॉल प्लांट में होता है और एनिमल में नहीं होता है। ठीक बात है, 2 पॉइंट तो लिखा है ना। केंद्रक, यस यस, दोनों में होता है, मतलब प्रेजेंट लिख दो दोनों में। देखा है ना, आप पिक्चर देख लो ना, ये देखो, न्यूक्लियस यहां भी दिख रहा है, न्यूक्लियस यहाँ, ये बीच में, ये थोड़ा साइड में, लेकिन है दोनों में। केंद्रक झिल्ली, यस, केंद्रक है तो झिल्ली भी है। कोशिका द्रव दोनों में है। सेल साइटोप्लाज्म तो दोनों में ही होगा ना, ऐसा थोड़ी है कि एक में होगा एक में नहीं होगा। प्लास्टिड इसमें प्रेजेंट, इसमें नॉट प्रेजेंट, एब्सेंट, ये याद रखना है। अतिरिक्त पॉइंट क्या हो गया? यस, और इसमें हम लिखेंगे नो। रिक्तिकाएं, यस, और लास्ट में लिख देता हूं लार्ज, सिंगल वैक्यूल। इसमें यस बट स्टार लगा के, स्मॉल एंड मैनी। इसमें रिक्तिकाएं होती है लेकिन बहुत छोटी। दिस इज प्रेजेंट, दिस इज यस बट वेरी स्मॉल, बहुत छोटी होती है रिक्तिकाएं। 7 अंतर को हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। खास करके मैं एक बार फिर से बोलता हूं कि प्लांट सेल इस मायने में अलग है कि उसमें सेल वॉल होता है, उसमें प्लास्टिड्स होते हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति और लवक, और बाकी वैक्यूल या रिक्तिकाएं जिसको हम कहते हैं, ये सिंगल होता है और लार्ज होता है। एनिमल सेल में ये छोटे छोटे माइनर हो सकते हैं। तो ये दोनों के बीच का अंतर है और यही पॉइंट आपको डन पढ़ना था, हमने डन कर लिया इन पॉइंट्स को। आगे कुछ मैं प्रश्न करवा दूंगा, उससे पहले आपको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो। साइंस बाय सुमित सर, 10:30 बजे क्लास होती है, हर दिन होती है, तो सब्सक्राइब करो, करो करो, अभी करो। नहीं किया है तो करो, कर लिया तो अच्छी बात है। टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाओ, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस सवाल का जवाब दो। नीचे दिए गए शब्दों के विभिन्न समुच्चय को देखो, देखो देखो ABCD में क्या लिखा, और पूछा जा रहा है कि एनिमल सेल, प्राणी कोशिका के संदर्भ में सही शब्दों का सही समुच्चय क्या है? द करेक्ट कॉम्बिनेशन टर्म्स विथ रेफरेंस ऑफ एनिमल सेल। मतलब अगर आपको किसी भी ऑप्शन में ऐसे शब्द मिल जाता है जिसमें आप कह सकते हैं कि ये एनिमल सेल का फीचर नहीं है, तो वो काट दीजिए। जैसे मुझे पहला ऑप्शन काटने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेल वॉल लिखा हुआ है, सेल मेम्ब्रेन तो एनिमल सेल में होता है, न्यूक्लियस होता है, लेकिन ये दोनों नहीं होता, तो पहला ऑप्शन हो ही नहीं सकता। मुझे ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसमें जितने शब्द लिखे हैं ना, वो सारे शब्द एनिमल सेल को रिप्रेजेंट करता। दूसरा ऑप्शन भी मैं काट दूंगा, क्यों? क्योंकि कोशिका भित्ति एनिमल सेल में नहीं होता है जी। सेल वॉल जहां दिख जाए, प्लास्टिड जहां दिख जाए, हम काट देंगे। कोशिका झिल्ली, हाँ ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये ठीक लग रहा है अभी। डी नहीं होगा क्या? हाँ, डी से ज्यादा सही आंसर सी होगा। क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के कारण ये प्लास्टिड ही है ना। ये ऑप्शन भी कट जाएगा।
तो सी ऑप्शन ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, ये सब एनिमल सेल में होते हैं। प्लांट सेल में एक्सक्लूसिवली जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं वो जरूर याद रखिएगा, एक प्लास्टिड और दूसरा सेल वॉल। कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाली जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? देखो, द जेली लाइक फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट इन सेल। अब यहां इसको क्या कहते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। अब इसमें सेल के अंदर की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो जेली जैसे जो पदार्थ ये पाए जाते हैं सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म भी है और न्यूक्लियोप्लाज्म भी है। तो साइटोप्लाज्म अगर लिखा हुआ है तो लिख दो, हालांकि साइटोप्लाज्म के साथ साथ ये भी हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म भी हो जाएगा। अब ये शायद ऑप्शन चुनने के लिए दे दिया जाएगा, लेकिन इन दोनों में से दोनों सही आंसर है मेरे हिसाब से। अगर ए और डी ऐसे लिखा होता ना तो ये आंसर में लगा देता, ठीक है। खैर जो भी है, सही कदम चुनिए। जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम, ये सही है। या फिर सेल इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, कोशिका केंद्रक में नहीं होता, नहीं, कोशिका में केंद्रक होता है, ये गलत है। क्रोमोसोम्स केंद्रिका के भीतर नहीं। कोशिका झिल्ली केंद्रक के चारों तरफ स्थित होती है। केंद्रक झिल्ली केंद्रक के चारों तरफ होती है। जीन्स क्रोमोसोम पे होते हैं, यही सही है, ठीक है। तीसरा प्रश्न ये है। चौथा, नीचे दिए गए शब्दों को देखिए और उस जोड़ी को चुनिए जो लक्षणों की वंशगति से संबंधित है। मतलब इसमें से कौन सा आपको ऐसा लग रहा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों के ट्रांसमिशन की प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाता है, वंशानुगति से जिसका संबंध है। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये हो नहीं सकता। क्रोमोसोम तो है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया वाला कॉम्बिनेशन सही है, या फिर क्रोमोसोम एंड जीन्स, क्रोमोसोम एंड जीन्स वाला कॉम्बिनेशन सही है। जीन्स क्रोमोसोम पे ही तो होता है। पांचवा, पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक की मौजूदगी के कारण होता है? तो पत्तियों का हरा रंग वर्णक पूछा जा रहा है, तो इसका जवाब है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जिस जगह पे होता है उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये प्लास्टिड है, ये चैम्बर है, ये लवक है, और इसके अंदर जो वर्णक मौजूद होता है उसको क्लोरोफिल कहते हैं। तो क्लोरोफिल एक पदार्थ है जो इसके अंदर होता है, तो ये वाला मत लगा देना, क्लोरोफिल लगा देना, ठीक है। कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? सेल मेम्ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? पढ़ लो एक बार ऑप्शन। कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले एवं बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण, ये तो ठीक ही लग रहा है। कोशिकाओं में केवल प्रवेश करने वाले पदार्थों का नियंत्रण नहीं, आने जाना दोनों नियंत्रित करता है। कोशिकाओं में बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण, या पदार्थों के प्रवेश करने और बाहर जाने को बिना किसी नियंत्रण के आने जाने देना, मतलब नहीं, नियंत्रण होता है और यही काम इसका है, आने जाने दोनों का। इसके बाद सातवां प्रश्न आपके सामने है। नीचे सूचीबद्ध किए गए कोशिका के भागों में से उस भाग का नाम बताइए जो पादप कोशिका, प्राणी कोशिका और जीवाणु तीनों में पाया जाता है। यानी प्लांट में भी, एनिमल में भी और बैक्टीरिया में भी। क्लोरोप्लास्ट हो नहीं सकता है क्योंकि ये एनिमल में नहीं होता है, प्लांट में होता है। कोशिका भित्ति हो नहीं सकता है क्योंकि ये प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता है। कोशिका झिल्ली तीनों में होता है और केंद्रक बैक्टीरिया में नहीं होता है। ट्रू न्यूक्लियस तो बैक्टीरिया में नहीं होता है, तो सेल मेम्ब्रेन तीनों में होता है। तो ये कुछ प्रश्न थे और मुझे लगता है इसका आपने सही सही जवाब दे दिया होगा, और इसके साथ ही आज के सेशन को मैं अब समाप्त घोषित करता हूं और आगे अगले चैप्टर के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। तो जाते जाते मैं यही कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करो, शेयर करो और खूब देखो, सारे लेक्चर देखो। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।